गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बिहार बोर्ड के क्लास 10वीं का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे। प्रथम चैप्टर का नाम है यूरोप का राष्ट्रवाद। तो देखिए चैप्टर का नाम है यूरोप का राष्ट्रवाद। तो देखिए बच्चों, यूरोप का राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। जो वैसा क्षेत्र जहाँ के लोग राष्ट्र हित की भावना रखते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए ये राष्ट्रवाद को आप तीन तरह से ले सकते हैं: सामाजिक संरचना, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि बच्चों कि वैसा देश, क्षेत्र के जहाँ पर देश ले लें तो वैसा देश जहाँ के लोग राष्ट्र हित की भावना रखते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो वो तीन तरह से हो सकता है: सामाजिक संरचना, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो ये तीनों की भावना जो देश में उत्पन्न करता है, मतलब देश में आप देश के प्रति हित के बारे में सोचते हैं, अच्छा समाज हो, अच्छा आर्थिक हो, अच्छा सांस्कृतिक हो और पुराने संस्कृति को बचा के रखे, तो वो राष्ट्रवाद कहलाती है। ये घटना यूरोप में हुई थी, इसलिए इसे यूरोप का राष्ट्रवाद कहते हैं। तो बच्चों आज प्रस्तुत में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप का राष्ट्रवाद। यूरोप का राष्ट्रवाद क्या हुआ कि यूरोप के लोगों ने जब देश के प्रति हित की भावनाएं सोचने लगा, उसे यूरोप का राष्ट्रवाद कहते हैं। इस यूरोप का राष्ट्रवाद में इम्पोर्टेंट एक देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। तो बच्चों फ्रांस, तो सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में है। और एक क्लास 9th में आप पढ़े थे कि जब फ्रांस सीखता है तो सारे यूरोप को सर्दी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों में अब जागरूकता आ गई थी। अब जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी, जो राजनीति थी, जिसको आप राजनीति कहते थे, ये अभिजात्य वर्ग मतलब एक तरह का आप जमींदार वर्ग के रूप से कह सकते हैं। तो ये अभिजात्य वर्ग से ऊपर उठकर अभी अभिजात्य वर्ग में राजनीति नहीं रहा, अब ये आपके वहाँ के लोगों में, सर्वसाधारण के लोगों में, सड़कों पे, अखबारों पे ये राष्ट्रवाद की भावना उठने लगी। ये राष्ट्रवाद की भावना उठने लगी ये किसके शासनकाल में? वो तो उस समय का शासनकाल था नेपोलियन का। तो नेपोलियन के समय यह लगा, तो राष्ट्र के प्रति वहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ लोगों में। तो जैसे ही विक्षोभ उत्पन्न हुआ, अब इसके आगे तो यहाँ तक जो भी पढ़े वो फिर से सुन लें। यूरोप का राष्ट्रवाद, तो यूरोप में जो राष्ट्र के हित के प्रति जो जागरूकता पैदा हुआ उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद में फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। अब जो राजनीति था, जो अभिजात्य वर्ग में नहीं था, अब क्या था, सड़कों पे, अखबारों पे लोगों में आ चुका था इस तरह का भावना। अब क्या है कि उस समय शासनकाल था नेपोलियन का। तो चलिए अब नेपोलियन के बाद आगे पढ़ते हैं। बता दी। अब देखिए, तो नेपोलियन के बाद आता है मेटरनिख जो, तो एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन में बहुत परिवर्तन हुआ। अब नेपोलियन के बाद मेटरनिख आ गया। प्रश्न बच्चों क्या है कि मेटरनिख कौन था? तो पहले आंसर है कि मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था? तो आंसर आएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे, चांसलर। अभी भी जर्मनी में चांसलर पद इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, अमेरिका में राष्ट्रपति, उसी तरह से। तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। एक प्रश्न आएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना था, याद रखें बियाना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बच्चों बियाना था। तो एक घटना घटा, तो ये बियाना सम्मेलन। अब प्रश्न पूछेगा कि बियाना सम्मेलन, उससे पहले समझते हैं कि मेटरनिख। तो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, घोर प्रतिक्रियावादी। ये प्रतिक्रियावादी के मतलब आप क्या समझते हैं? वादी था, कोई बदलाव नहीं करने वाला है, कोई मतलब कि जैसे चल रहा है वैसे। राजतंत्र है तो राजतंत्र ही रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, एकदम ये अपने तरीका से। प्रतिक्रियावादी के मतलब कोई परिवर्तन नहीं। आप ही नहीं सोचिए कि प्रतिक्रियावादी का मतलब कोई परिवर्तन करने वाला, नहीं। परिवर्तन करने वाला जैसे चल रहा था उस तरह से चलने वाला को घोर प्रतिक्रियावादी कहते हैं। देखिए बच्चों, निरंकुश अलग होता है, याद रखें। कभी कभी आपको आएगा वर्ड, थोड़ा सा हम हट जाते हैं और बताते हैं। एक निरंकुश होता है, एक तानाशाह होता है। तो देखो बच्चों, निरंकुश क्या है? तो निरंकुश वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो अपने हित के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए जो उपयोग करता है या उसके ऊपर शासन करता है, तो उसे हम लोग निरंकुश कहते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे चार्ल दसम, तो चार्ल दसम एक निरंकुश राजा थे, समझ गए। तो जो अपने हित के प्रति, अपने स्वभाव को पूरा करने का, अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी को भी कुछ कर दे, उसे निरंकुश कहते हैं। और जो अपने हित के पूरा करने के साथ साथ अपने राज्य, क्षेत्र और देश में पूरा करने के अपने नियम के अनुसार चलाए, उसे तानाशाह। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक व्यक्ति है, तो घर में है, तो घर में है कि बोल दिए गार्जियन कि होगा तो ये होगा, तो ऐसे व्यक्ति तानाशाह हो गए। लेकिन अब वही घर का जो मेन मुखिया है, अब वो अयास निकल चुके हैं। अब मतलब उनकी मर्जी है कि हम ये करेंगे और दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो वो हो गया निरंकुश। तो दोनों एक ही शब्द से निकलता है कि अगर आप अपने देश के प्रति अपने तरीका से चलाना चाहते हैं, जिसमें देश का डेवलपमेंट हो भी सकता है, तो वो हो गया तानाशाह। लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी खुशियाँ के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए दूसरे को दहाज रहे, दूसरे को कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, इस तरह से दर्द दे रहा है, तो वो हो गया निरंकुश। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब कोई परिवर्तन करने वाला नहीं। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया बियाना में, तो उससे पहले था कि 1815 ईस्वी में बियाना सम्मेलन हुआ। पूछेगा आपको बियाना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। अब देखिए कि बियाना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों देखिए, बियाना सम्मेलन से क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो देखिए बियाना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? तो बियाना सम्मेलन बच्चों क्या था कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना में, तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना में एक सम्मेलन हुआ था। उसका मेन थे मेटरनिख। मेन कौन था बच्चों? मेटरनिख। तो इसे हम लोग बियाना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बियाना सम्मेलन में आपको रूस और बहुत सारे देश सपोर्ट किए थे। तो पूछेगा कि बियाना सम्मेलन क्या है? तो 1815 ईस्वी में, बोलिएगा बच्चों, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना में एक सम्मेलन हुआ था, उसे बियाना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सम्मेलन के बाद आपका नेपोलियन युग खत्म होती है और मेटरनिख युग शुरू होती है। मेटरनिख फिर से पुरातन व्यवस्था लागू करती है, और पुराना व्यवस्था मतलब समझ ही गए, राजतंत्र, और वो तानाशाही जैसा कार्य करना। अब है बच्चों कि बुर्बो राजवंश के साथ बुर्बो राजवंश के साथ लुई 18वां इस बात को समझा और वो पुरातन व्यवस्था जनता पर लाना नहीं चाहा और नए तरीक़े से काम किया। फिर 1814 में आते हैं। तो इसके बाद लुई 18वां के बाद जो फ्रांस का राजा बनते हैं उनका नाम है चार्ल्स दसम। तो अब बच्चों फ्रांस में अब जो पढ़ेंगे, फ्रांस में दो तरह की क्रांति होती है, आपको हमेशा एग्जाम में आएगा। तो एक है 1830 की क्रांति, एक है आपको 1848 की क्रांति। तो अब जो लुई 18वां के बाद जो राजा बना वो चार्ल्स दसम। तो इस चार्ल्स दसम के नेतृत्व में ही 1830 की क्रांति होती है, जो पढ़ते हैं कि 1830 की क्रांति क्या था और 1848 की क्रांति क्या था। तो बच्चों, तो लुई 18वां के बाद चार्ल्स दसम पढ़ते ही। ये देखिए चार्ल्स दसम एक निरंकुश राजा है, तानाशाह नहीं, निरंकुश मतलब अपने स्वार्थीवाद,
तो चार्ल्स दसम की 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, दो इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स का या इसमें से 1 मार्क्स का आएगा। तो 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, 1848 की क्रांति से क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1830 की क्रांति के बारे में और 1848 की क्रांति में। 1848 की क्रांति में वहाँ का राजा प्लोगनिक था, जो लुई फिलिप था, सॉरी वहाँ का राजा, इसमें लुई फिलिप राजा था, लुई फिलिप, ये उदारवादी था जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें चार्ल्स दसम जो निरंकुश राजा था। ठीक है, धन्यवाद।